अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग पौने 2 घंटे के अपने बजट भाषण में आज कई राहतों का ऐलान किया, लेकिन मध्यम वर्ग को जो राहत की उम्मीद थी, खासतौर पे जो कर हैं उनको लेकर जो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उनको निराशा जरूर लगी है। एक एग्री इंफ्रा सेस लगा दिया गया जिससे पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे, उसको लेकर विपक्ष काफ़ी आलोचना कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री ने जो घोषणाएँ की हैं उसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और जो अहम घोषणाएँ हैं उससे जनजीवन कितना प्रभावित होगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को दोगुना से अधिक कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ आयातित उत्पादों पर एक नया कृषि उपकर भी लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने, देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा कृषि उत्पादों के बाजार की मजबूती के उपायों की घोषणा की। बजट में कपास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ाने की घोषणा की। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सेवानिवृत्ति कोष पर कर मुक्त ब्याज की सीमा को वार्षिक 2.5 लाख रुपए तक सीमित कर दिया है। हालांकि अवकाश यात्रा रियायत पर कर छूट देने की घोषणा की है, बशर्ते व्यक्ति निर्धारित प्रकार खर्च के यात्रा खर्च किए हों। सराफा, शराब, कोयला और सेब से लेकर दाल तक कृषि उत्पादों पर मंगलवार यानी कल से सीमा शुल्क पर एक नया कृषि संरचना एवं विकास उपकर लगाया जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए इन उत्पादों पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क घटाया गया है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का उपकर लगाने की भी घोषणा की है, लेकिन उपभोक्ताओं को इस उपकर के बोझ से बचाने के लिए इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क में कटौती का भी फैसला किया है। इसके अलावा एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदने पर 0.1% का TDS लगाया जाएगा। इस कटौती की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जिसका कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक होगा। सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत भी दी है। 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। सस्ते मकानों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने आवास ऋण के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों को विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ से होने वाली आय पर कराधान में अंतर के संदर्भ में राहत देते हुए सामंजस्य वाले नए नियमों को अधिसूचित करने की घोषणा की है। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कहा कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देनदारी लाभांश की घोषणा भुगतान के बाद ही बनेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए कर अवकाश या छूट को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। बजट में आयकर के पुनः आकलन के लिए 3 साल कर दिया गया है। अब तक 6 साल पुराने मामलों को दोबारा खोला जा सकता था, पर यदि किसी साल में 50 लाख रुपए या इससे अधिक की अघोषित आय के सबूत मिलते हैं तो उस मामले में 10 साल तक भी पुनः आकलन किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट संबोधन में कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% के बराबर रह सकता है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.5% के लक्ष्य की तुलना में 9.5% पर पहुंच जाने का अनुमान है। बजट में स्वास्थ्य पर GDP के 1% के बराबर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान के वित्त पोषण तथा देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया। सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 94,452 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सीतारमण ने कहा, इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को काफी बढ़ाया गया है। बजट में सूती, रेशम, मक्का, छिलका, चुनिंदा रत्नों व आभूषणों, वाहनों के विशिष्ट कलपुर्जों, स्क्रू व नट आदि पर सीमा शुल्क बढ़ाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, वायर व केबल, सोलर इन्वर्टर और सोलर लैंप पर भी सीमा शुल्क बढ़ाए गए हैं।
नेफ्ता, लोह व इस्पात, कबाड़, विमानों के कलपुर्जी तथा सोना चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया है। वित्त मंत्री ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ से दबे तथा देश की आर्थिक वृद्धि को नीचे खींच रहे सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। बजट में जीवन बीमा निगम के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम समेत सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री और निजीकरण के जरिए अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही किसानों से अनाजों की खरीद और उनको किया जाने वाला भुगतान तेजी से बढ़ा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पिछले 6 साल में धान, गेहूं, दालों और कपास जैसी फसलों की खरीद कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी जिन्सों के लिए उत्पादन के लागत से कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि किसानों से खरीद लगातार बढ़ रही है। इससे किसानों को किया जाने वाला भुगतान भी काफी बड़ा है। वित्त मंत्री ने जैसे ही कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, विपक्षी सांसद तीनों हालिया कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। इसके अलावा सरकार ने 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 137% का इजाफा प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा तथा देश भर में नियमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की, जिससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, मैंने 2021-22 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता जताती हूं। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही 2 और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है। न्यूमोकोकल टीका निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस जैसे घातक संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होता है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में निर्मित न्यूमोकोकल का टीका अभी केवल 5 राज्यों में ही सीमित है। इसे पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इससे देश में हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर कटौती को 1 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार ने 2019 के बजट में 2 लाख रुपए से ऊपर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। पहली बार और 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने वालों के लिए ये लाभ दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार सभी के लिए आवास और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रीकरण करेगी। सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देश भर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। सीतारमण ने कहा, भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। पूंजी के मिलन से इन बैंकों को पूंजी संबंधी नियामकीय क्षेत्रों को पूरा करने में आसानी होगी। चालू वित्त वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी। इसके साथ ही कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपाई गई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, ये अवधि 10 साल होगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में ये घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे
उन्होंने कहा कि आंकलन संबंधी मामलों को फिर से खोले जाने को लेकर करदाताओं के मन में बनी अनिश्चितता को दूर करने के लिए इसकी समय सीमा पहले ही 6 साल से कम कर 3 साल होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग अनिवासी भारतीयों की दोहरी कराधान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश आय और बैंकों तथा डाकघरों से ब्याज आय के विवरण के साथ पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न जल्द ही उपलब्ध होंगे। बजट प्रस्ताव के अनुसार 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आमदनी वाले छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1.10 लाख करदाताओं ने कर विवादों के हल के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाया है। बजट में फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, अगर इस पर मुख्य रूप से नजर डालें तो सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की। इनमें मोबाइल उपकरण खंड भी शामिल हैं। इस बार के बजट में परंपरागत रूप से क्या अलग था, अगर इसकी बात करें तो कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटते हुए आम बजट कागजी दस्तावेज की बजाय टैबलेट से पढ़ा। लोकसभा में सत्ता पक्ष की सीट की दूसरी कतार में खड़ी वित्त मंत्री सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी, तब शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 घंटा 50 मिनट में पढ़े गए बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 90 से अधिक बार मेज थपथपाकर विभिन्न प्रस्तावों का स्वागत किया। कई घोषणाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेज थपथपाकर स्वागत किया। बजट पेश करते समय जब वित्त मंत्री ने कृषि एवं किसानों से जुड़े प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए, तब कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने जय जवान और कानून वापस लो के नारे लगाए। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है। बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। सीतारमण आज सदन में बंगाल की लाल पार की साड़ी पहनकर आई थी, जो विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। बजट भाषण पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं बीजेपी नेता पिनाकी मिश्रा सहित कई नेताओं एवं सदस्यों ने वित्त मंत्री के पास जाकर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा अगर बजट भाषण के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो वो इस प्रकार हैं। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, एमएसपी प्रणाली मजबूत की गई। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना का बजट में प्रस्ताव। अगले वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाएगी सरकार। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया। पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति की घोषणा। वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। सरकार का बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव। आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित। विनिवेश से 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। सरकार ने प्रतिभूति बाजार संहिता लाने का प्रस्ताव किया। 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। वृद्धि तेज करने के लिए पूंजीगत व्यय 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। लघु उद्योग की परिभाषा में अब 2 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली कंपनियां। राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी सरकार। बजट में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एकल व्यक्ति कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित करेगी सरकार।